कानून की दुनिया में सबसे संगीन, सबसे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं अपराधों की जिन्हें सबसे गंभीर माना जाता है। ये वो जुर्म हैं जो किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि सीधे सीधे पूरे देश की बुनियाद पर हमला होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्य के विरुद्ध अपराधों की। और जाहिर है, कानून इन्हें बेहद गंभीरता से लेता है। तो आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे सबसे गंभीर अपराध यानी राज्य के विरुद्ध युद्ध से। फिर देखेंगे कि इसकी तैयारी और साजिश को लेकर कानून क्या कहता है। इसके बाद हम संप्रभुता पर हमले, मित्र देशों के खिलाफ अपराध और आखिर में कैदियों से जुड़े मामलों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है उस सबसे बड़े जुर्म के बारे में जो कोई राज्य के खिलाफ कर सकता है, यानी सीधे तौर पर उसके खिलाफ जंग छेड़ देना। देखिए, धारा 147 के हिसाब से युद्ध छेड़ने का मतलब सिर्फ दो देशों के बीच की फॉर्मल लड़ाई नहीं है। नहीं, इसका मतलब सरकार को गिराने के इरादे से किया गया कोई भी हथियारबंद विद्रोह भी है। जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन ऐसा करता है तो इसी धारा के तहत आएगा। अब इस अपराध की गंभीरता का अंदाजा लगाना हो तो बस इसकी सजा देख लीजिए। मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास। मतलब हमारे कानून में इससे बड़ी कोई सजा है ही नहीं। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि राज्य अपनी सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून सिर्फ हमले का इंतजार करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब ये समझते हैं कि कानून कैसे अपराध होने से पहले ही उसकी तैयारी और उसकी साजिश को भी एक बड़ा जुर्म मानता है। कानून का प्रोएक्टिव नजरिया यहीं से दिखता है। पहला कदम है साजिश, यानी सिर्फ युद्ध की प्लानिंग करना, उसकी साजिश रचना भी अपने आप में एक जुर्म है और इसकी सजा भी आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, हथियार जमा करना। साजिश के बाद लड़ने के लिए हथियार या गोला बारूद इकट्ठा करना भी एक अलग और गंभीर अपराध है। और मजे की बात देखिए, कुछ ना करना भी जुर्म हो सकता है। अगर किसी को ऐसी किसी योजना का पता है और वो जानबूझकर इसे छिपाता है तो उसे भी 10 साल तक की जेल हो सकती है। अच्छा, युद्ध के अलावा भी कानून देश के मूल ढांचे की हिफाजत करता है, जिसमें देश के बड़े नेता और देश का अस्तित्व दोनों शामिल हैं। जैसे कि धारा 151, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को किसी भी तरह के दबाव या हमले से बचाती है। वहीं धारा 152 का दायरा तो और भी बड़ा है। इसके तहत देश की एकता, संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई भी काम जुर्म है। मिसाल के तौर पर अलगाववाद को बढ़ावा देना। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं। राज्य की सुरक्षा का मतलब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि दूसरे शांतिप्रिय देशों के साथ अपने रिश्तों की हिफाजत करना भी है। ये तीनों अपराध इसी से जुड़े हैं। सोचिए, कोई भारत के किसी मित्र देश में जाके लूटपाट करता है तो ऐसा करके वो न सिर्फ खुद के लिए सजा का इंतजाम कर रहा है, बल्कि वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कानून ऐसी हरकतों को भी अपराध मानता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहां हम उन लोगों के इर्द गिर्द की जिम्मेदारी पर बात करेंगे जिन्हें इन गंभीर अपराधों के लिए पकड़ा या कैद किया गया है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी फर्क देखने को मिलता है इरादा और लापरवाही के बीच। मतलब सोचिए, एक जेलर है जो जानबूझकर शायद पैसे लेकर किसी कैदी को भगाने में मदद करता है, तो उसे सजा हो सकती है आजीवन कारावास तक। दूसरी तरफ एक गार्ड है जो अपनी ड्यूटी पर सो गया, मतलब उसने लापरवाही की और कैदी भाग गया, तो उसे भी सजा होगी, लेकिन वो काफी कम है, करीब 3 साल तक। तो देखिए, सिर्फ एक इरादे का होना या ना होना सजा में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, ये आम लोगों पर भी लागू होती है। मान लीजिए कोई अपने दोस्त को, जो एक राज्य कैदी है, हिरासत से भागने में मदद करता है, तो वो इस धारा के तहत एक बहुत गंभीर अपराध कर रहा है। तो जैसा कि हमने देखा, ये कानून एक तरह से राज्य के लिए एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम जैसा है। ये न सिर्फ सीधे हमले को अपराध मानता है, बल्कि उसकी तैयारी, उसकी साजिश और यहां तक कि उसके बाद होने वाली लापरवाही को भी अपनी गिरफ्त में लेता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये जो इतने शक्तिशाली कानून हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए तो हैं, लेकिन ये अधिकारियों और नागरिकों पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं। तो सवाल ये है कि राज्य की सुरक्षा और एक नागरिक की जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन कैसे बनता है? ये एक सोचने वाली बात है।